Welcome to e-lecture on Elements of C, Constants and Variables presented by Ravi Prakash Mathur, Senior Lecturer, Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College, जोधपुर। ये लेक्चर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 का ये सब यूनिट नंबर 2.4 में कवर्ड हैं ये दोनों पॉइंट्स। इस लेक्चर को तैयार करते वक्त मैंने इसमें पर्टिकुलरली अभी 8% कॉन्स्टेंट्स के बारे में ही डिस्कशंस मिलित किया है। हम इसका एक और पार्ट आगे डेवलप करेंगे और उसके अंतर्गत हम वेरिएबल्स को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम कॉन्स्टेंट्स के ऊपर एक बार फोकस करके डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। स्लाइड को एक बार इंग्लिश की स्लाइड्स बनी हुई हैं। ये सी प्रोग्रामिंग का जो सब्जेक्ट है आपको ध्यान है इससे एक बार इसमें इंग्लिश की लैंग्वेज में चीज़ें जो कि स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह में रहती है उस हिसाब से हमें तैयार करनी चाहिए और फिर उसके आवश्यकता अनुसार जो बच्चे हिंदी में कर रहे हैं तैयारी उनके लिए हम बराबर हर स्लाइड्स के साथ हिंदी में भी उसकी पूरी चर्चा करके समझाने की कोशिश करते रहें। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स की जो नॉर्मल में सभी बुक्स में आप देखेंगे उसमें लिखा रहता है डेफिनेशन। आपने यूँ वैसे पहले मैं कभी अपने मैथमेटिक्स वगैरह के साथ भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे है द वैल्यूज विच डजंट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। सी प्रोग्रामिंग के केस पे ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब प्रोग्राम का क्रियान्वयन हो रहा हो तो उस दौरान जिन की वैल्यूज़ है नहीं बदलती हैं उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। आगे देखें, इसमें लिखा है द कॉन्स्टेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट इज़ न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड सेकंड इज़ कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में बात करें हम, न्यूमेरिक आप जानते हैं अंकों से संबंधित, तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो कंटेंट आएगा वो भी अंकों से रिलेटेड ही आएगा। इसमें लिखा है जैसे इन दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट डिजिट्स 0 to 9 प्लस और माइनस एंड डेसिमल कैन बी यूज्ड। मैथमेटिक्स में भी आपने जनरली पढ़े ही हैं। उसी इस प्रकार से ये उस प्रकार के स्थिरांक हैं जो अंकों के आधार पर बने होते हैं इनका स्ट्रक्चर। और आप देख रहे हैं कि जो डिजिट्स हमारी जो मैथमेटिक्स की जो मूल डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 कुल 10 जो डिजिट्स हैं 0 1 2 3 ऐसे 9 तक जो डिजिट्स हैं, इसके अलावा प्लस इसके साथ माइनस का जो हमारा चिन्ह है ये, अथवा डेसिमल पॉइंट जो है डेसिमल दशमलव जो हमारा पॉइंट का के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एक डॉट के द्वारा, ये सभी न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंतर्गत आते हैं। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को भी आगे दो अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। इसमें एक लिखा है कि इंटीजर कांस्टेंट और दूसरा लिखा रियल कांस्टेंट। तो अब शुरू से मैथमेटिक्स में भी ये चीज़ें पढ़ते आए हैं जनरली। इंटीजर कांस्टेंट जो पूर्णांक से संबंधित होता है और रियल कांस्टेंट जो आप देखते हैं कि जिसमें जनरली पूर्णांक के साथ डेसिमल्स का उपयोग होता है। तो हम एक बार देखते हैं कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वे में जो डेफिनेशंस रहती हैं इंटीजर कांस्टेंट की किस प्रकार की है। Integer constant is a single digit or group of more than one digit and in this positive or negative symbols can also be used. In this decimal cannot be used. इसको अब हिंदी में समझें आप पूरा हम ढंग से। इसमें ये लिखा है कि कोई एक सिंगल डिजिट्स हो सकती है या डिजिट्स का ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल सिंगल डिजिट का मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इस प्रकार से सिंगल डिजिट्स हो सकती है अथवा इन डिजिट्स का ग्रुप, जैसे कि अभी आप आगे एग्जाम्पल पे देखेंगे जैसे 1 2 3 हो सकता है, 5 7 8 हो सकता है, कुछ भी एक से ज़्यादा डिजिट्स का कॉम्बिनेशन उसमें हो सकता है। लेकिन राइडर दिया है कि इंटीजर कांस्टेंट के अंदर डेसिमल यानी कि दशमलव का उपयोग नहीं किया जाता है। कुछ उदाहरण जो हमने लिस्ट आउट किए हैं एक वैलिड जो रहते हैं उदाहरण, जैसे कि आप देखेंगे पहला लिखा है एग्जाम्पल में 4 5 4, 3 डिजिट्स को मिला के एक ग्रुप पूरा बना है। जैसा ऊपर हम बात कर रहे थे ग्रुप डिजिट्स का ग्रुप, तो ये 4 5 4 3 डिजिट्स का इसमें ग्रुप बना है। तो ये जो भी संख्या बनी है जो भी नंबर बना है 454 जो नंबर है यह इंटीजर कांस्टेंट की श्रेणी में है। हमने ऊपर एक बात लिखी थी कि पॉजिटिव साइन भी हो सकता है नेगेटिव साइन भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं आगे दो एग्जाम्पल हमने उसी प्रकार से हाईलाइट किए हैं। जैसे कि हमने 6 7 दो डिजिट साथ में लिखी है, उसके पहले एक नेगेटिव का चिन्ह हमने उसमें लगाया है। तो -67 हम बोलने में इस प्रकार से बोलते हैं इस तरीके की संख्या को। तो नेगेटिव साइन होने के बावजूद ये जो है कांस्टेंट इंटीजर टाइप का कहलाएगा, पूर्णांक नेचर का स्थिरांक कहलाएगा।
तीसरा एग्जाम्पल में हमने माइनस की बजाय प्लस साइन लगाया है, पॉजिटिव का साइन लगाया है, धनात्मक जिसे आप बोलते हैं और माइनस ऋणात्मक जिसे आप बोलते हैं। तो इस केस में जो हमारे 3 डिजिट्स हैं 879 जो नंबर है 879 एक तरह से अगर आप बोलना चाहें अगर भाषा में, तो इस प्रकार से ये जो नंबर है अगर इसके पहले एक धनात्मक का जो चिन्ह भी अगर लगा दिया जाए तो भी ये पूर्ण संख्या जो बनी है प्लस 879 ये एक पूर्ण स्थिरांक या पूर्णांक स्थिरांक इंटीजर कांस्टेंट की श्रेणी में है। कुछ एग्जाम्पल आगे देखें जो कि देखिए जो भाषाएं हैं उनमें अगर हम निश्चित उनकी जो नियमों को उसका पालन ना करें तो वो उसमें त्रुटि कहलाएगी। और कंप्यूटर की केस में क्योंकि बिल्कुल हम छोटी भी त्रुटि कोई होगी तो जो भी प्रोग्राम यहाँ आगे है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और उससे एरर उसमें सामने आएंगी। तो देखें ज़रा इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट्स में कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं, जैसे कि ऊपर जो हमने 454 हमने वैलिड में लिया था तो आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली 454 लगातार में एकदम कंटिन्यूशन में लिखा हुआ है। ये दूसरा हमने जो इनवैलिड के अंदर पहले इसको इसी को हमने एग्जाम्पल के रूप में जब लिया तो हमने क्या किया है 4 के आगे एक कॉमा का साइन और लगा दिया है और उसके बाद 54 लिखा है। तो कॉमा इस प्रकार से किन्हीं अंकों के बीच में इस प्रकार का सिंबल यहाँ पे अलाउड नहीं है, इस कारण से ये एक इनवैलिड कांस्टेंट के रूप में हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से कहीं इसको हमारी प्रोग्राम की लैंग्वेज में काम ले लेंगे तो ये वहाँ इंटीजर कांस्टेंट के फॉर्म में एरर रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे कॉमा इसमें अलाउड नहीं है। जहाँ हमने ऊपर लिखा था -67 तो यहाँ पे जैसे उसी को हमने जैसे फॉर्मेट को चेंज करके लिखा है उसमें हमने -67 तो रखा है, लेकिन साथ में हमने क्या किया है डेसिमल लगा के एक 0 और लगा दिया है। तो ये जो चीज़ है बेसिकली डेसिमल का हमने कहा था कि उपयोग इंटीजर कांस्टेंट में नहीं हो सकता। तो इस केस में अगर हमने किसी कांस्टेंट को इंटीजर डिफाइन कर दिया है और उसमें अगर वैल्यू कहीं हमने ये वैल्यू इस टाइप से फीड कर दी जिसमें दशमलव और 0 टाइप की चीज़ शामिल है तो वह इंटीजर कांस्टेंट के फॉर्मेट में उसको अलाउ नहीं करेगा और एक एरर रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर आप इसी चीज़ को रियल कांस्टेंट के साथ काम में लें जैसे -67 डेसिमल के साथ 0 तो आपने अगर डिक्लेयर पहले से उसको रियल कांस्टेंट डिक्लेयर कर रखा हो तो ये वैल्यू उस समय सही हो जाएगी। इसी प्रकार देखें तीसरा एग्जांपल हमने क्या किया है, जैसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं रुपीज़, तो RS डॉट हमने लिखा ₹345। इस प्रकार का अगर कहीं हमने इंटीजर कांस्टेंट में वैल्यू लिख दी है तो वह इनवैलिड हो जाएगी क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट में रुपीज़ जैसा हमने लिखा है R कैपिटल S स्मॉल और डॉट, ये जो चीज़ है ये इंटीजर कांस्टेंट में डेफिनेशन जो है उसके अंदर अलाउ नहीं है, इसलिए यह भी इनवैलिड कांस्टेंट की श्रेणी में आ जाएगा। रियल कांस्टेंट्स के बारे में बात करें अब तो हम पहले देखते हैं क्या लिखा है हमने इंग्लिश में इसको एक बार डिस्क्राइब कैसे किया है। रियल कांस्टेंट इज 1 डिजिट और ग्रुप ऑफ मोर देन 1 डिजिट। सिमिलर वे में जैसा कि इंटीजर में हमने कहा ये यहाँ तक की लैंग्वेज सेम है, लेकिन आगे क्या कहते हैं इन विच विद प्लस और माइनस सिंबल डेसिमल यानी कि डॉट दशमलव हैज़ आल्सो बीन यूज्ड। मीन्स ये है जो हम जनरली इंटीजर के कांस्टेंट काम में लेते आए हैं उनमें आवश्यक रूप से डेसिमल लगा हुआ होना चाहिए तो वो रियल कांस्टेंट की श्रेणी में आ सकते हैं। वैलिड एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, इसमें हमने जैसे पहला जो एग्जांपल लिया है इसमें लिखा 1 2 3 और उसके बाद डेसिमल 0। तो 1 2 3 अगर केवल यहाँ लिखा होता तो ये इनवैलिड हो जाता क्योंकि उसमें डेसिमल इन्वॉल्व नहीं था। भले ही डेसिमल के बाद यहाँ पे कोई भी पूर्ण संख्या 0 के अलावा कुछ भी और अलग से संख्या या नंबर इंडिकेटेड नहीं है, तब भी इसको डेसिमल 0 करने के बाद ये रियल कांस्टेंट की श्रेणी में आता है। यानी कि डेसिमल इसमें दशमलव का जो बिंदु है भले उसके बाद आप 1 0 2 0 कुछ भी लिखें लेकिन तब वो रियल की श्रेणी में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार से पॉजिटिव का साइन लेते हुए 145 नंबर हमने लिखा है, अगर हम केवल पॉजिटिव 145 ऐसा लिखते तो वो इंटीजर कांस्टेंट की श्रेणी में रहता, लेकिन चूंकि हमने 145 के साथ यहाँ पे दशमलव लगाया, आगे 2 0 लगाए, यहाँ पे 0 जरूरी नहीं है, कोई संख्या भी हो सकती है दशमलव के बाद जैसे कि 145.17 हो सकता है। तो इसमें हमने जैसा कि कहा दशमलव के बाद भी 0 से लेके 9 तक
का डिजिट या 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का कॉम्बिनेशन दशमलव के बाद में भी अलाउड है। आगे देखें जरा हम एक दो एग्जाम्पल इनवैलिड कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया है 1.4.7 1.4.7 दो बार दशमलव काम लिए गए हैं जो कि रियल कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए अलाउड नहीं है उनके रूल्स में, प्रोटोकॉल्स में। तो इस प्रकार से यह इनवैलिड श्रेणी में आया है। अगर यह 1.47 होता, दूसरा दशमलव नहीं होता, तो ये वैलिड रियल कांस्टेंट की श्रेणी में आ जाता। इसी प्रकार अगर पहला दशमलव जो हमने दिखाया है 1 और 4 के बीच में वो नहीं होता, यानी कि ये संख्या 14.7 नाम से रिफ्लेक्ट हो रही होती, तो भी यह रियल कांस्टेंट की श्रेणी में गिना जाता। इसके सेकंड एग्जांपल एक और हमने दिया है, देखिए ज़रा। उसमें हमने लिखा प्लस और माइनस कई बार कई जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव साइड में भी होती हैं और नेगेटिव साइड में भी होती हैं। अगर इसको हमने इस ढंग से लिख दिया यहाँ पे प्लस माइनस 24.5 इस तरीके से अगर लिख दिया तो ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि एक साथ में प्लस और माइनस दो सिंबल रियल कांस्टेंट के लिए अलाउड नहीं है, वैलिड नहीं है, इसलिए यह इनवैलिड श्रेणी में नंबर इस समय रहेगा। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन जनरली हम एग्जाम्स में भी आपको पूछे जा सकते हैं, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि ये जो भी नंबर वहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई ये इंटीजर कांस्टेंट वैलिड है या नहीं है, रियल कांस्टेंट वैलिड है या नहीं है। तो आपको इस प्रकार से डेफिनेशन को अनुसार उसका पहले जांच करनी पड़ेगी, एग्जामिन करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर वो सही है तो आप सही लिखेंगे, और अगर वो इनवैलिड है तो उसका आपको रीज़न भी लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भैया आप इंटीजर और रियल कांस्टेंट की डेफिनेशन दीजिए, समझाइए उनको, और साथ में कुछ वैलिड और इनवैलिड जो इंटीजर कांस्टेंट या वैलिड और इनवैलिड रियल कांस्टेंट के एग्जाम्पल दीजिए, तब भी आप इसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हमने दिए हैं, आप इसी के सिमिलर कुछ भी एग्जाम्पल उन रूल्स को फॉलो करते हुए दे सकते हैं। थोड़ा सा आगे रियल कांस्टेंट को और हम जो तरीका है उसके बारे में बात करें। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी वापस उसको रिपीट करते हैं एक बार। मैथमेटिक्स में जनरली चीज़ें पढ़ी हुई है आपने, लेकिन सी प्रोग्रामिंग के समय उनको स्पेसिफिकली वापस हमें समझना ज़रूरी है, अन्यथा प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में कहीं कहीं आगे एरर आने की संभावना रहती है। अब देखें इसमें लिखा है हमने आगे कि रियल कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एक्सपोनेंशियल, जो कि एक साइंटिफिक तरीका है, उस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट होगा राइट करने का एक्सपोनेंशियल को वे में वो इस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हमने एक्स कोई डिजिट होगा, डॉट उसमें हमने डेसिमल दिखाया, उसके बाद एक्स जो हमने चीज़ें दिखाई ये कोई इन कोई डिजिट्स होंगी 0 से लेकर 9 तक की। ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ये काफ़ी सारी डिजिट्स हो सकती हैं, और क्या उसका इफेक्ट रहेगा ये भी हम आपको बाद में अभी जस्ट बताने वाले हैं। और फिर इसमें लिखा आप देखेंगे कि ई प्लस या माइनस, ऑब्लिक का मतलब या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, और फिर एक्स एक्स मीन्स 2 डिजिट और लिखी हैं। तो ये इस प्रकार का इसका एक जनरल फॉर्मेट है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स डॉट के साथ जितने भी एक्स लिखे हुए हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को मेंटिसा मैथमेटिक्स के जो हम कह सकते हैं हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। और जो दूसरा पार्ट है इसमें ई प्लस या माइनस दोनों नहीं होंगे, ई प्लस और ऑब्लिक करके माइनस हमने लिखा है। इसका मतलब ये है या तो ई प्लस एक्सेस होगा या ई माइनस एक्सेस होगा। ऊपर की लाइन में ये जो ई के बाद एक कॉमा रिफ्लेक्ट हो गया है, ये एरर, यहाँ पे गलती है, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। आप इसको अपना नोट्स को या कोई काम लेते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं है वहाँ पे, ये गलती से यहाँ पे आया है कॉमा टाइपिंग एरर से। ये जो ऊपर की लाइन में मैंने बोला एक्स डॉट 5 बार एक्स किया, फिर ई किया, ई के बाद एक कॉमा लिख के प्लस माइनस किया, ये कॉमा यहाँ नहीं रहेगा, गलत है ये, यहाँ पे ये शुद्धि कर लें आप। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ और एग्जांपल हैं, वो हैं इसके रियल कांस्टेंट में जो जनरल फॉर्म में है। अगर हम देखें कि हमने संख्या लिख रखी है 154389037, ये जो हमने कांस्टेंट को लिखा हुआ है इस केस में, इसको हम अगर हम देखें कि इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं टोटल, अगर आप देखेंगे तो इस केस में 9 डिजिट्स जैसे आ रहे हैं। इसको जो साइंटिफिक या ई
कि एक्सपोनेंट की हेल्प लेते हुए किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल हमने 1 के बाद अगर दशमलव काम ले लिया तो दशमलव के बाद हम देख रहे हैं कि 8 डिजिट बाकी रह गए, तो हम इसको लिखते हैं एक्सपोनेंट 8। जितने डिजिट दशमलव के बाद बाकी रह गए उनको हमने उसी फॉर्म नंबर को ई के साथ हमने इंडिकेट किया है। ध्यान दें, ये जो संख्या है एक्चुअल में ये संख्या 9 डिजिट की पूरी संख्या है। इस कारण से इसको हम लिखने का तरीका अभी जो दिखा रहे हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम ये दशमलव पहले पे नहीं लगाएं, पहले के बाद में हम 5 के बाद लगाएं। मान लीजिए ये हो 15 पॉइंट, अगर हम ऐसे लिखें तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद 7 डिजिट्स और बाकी रह जाती हैं, इसलिए उस केस में ई की बात केवल 7, 8 की बजाय 7 उसमें रिफ्लेक्ट होगा। एक दूसरा छोटा नंबर देखते हैं जो आप देख रहे हैं कि 0.30 फिर कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करना अगर चाहें तो एक सिग्निफिकेंट जैसे रीडिंग, जिसे हम कहते हैं एक अच्छी रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला जो डिजिट 0 के अलावा जो पहला डिजिट आ रहा है जैसे कि 4 आ रहा है, अगर हम देखें कि दशमलव के बाद 1, 3 0 और चौथा डिजिट है, यहाँ तक अगर हमने काम में लिया और उसके बाद डेसिमल इंडिकेट करना चाहते हैं, ध्यान देना है बहुत इसमें पर्टिकुलरली कि हमने दशमलव के बाद 4 डिजिट्स को जंप करके वापस डेसिमल लगाया है, तो इस केस में हम उसके लिए आप देखेंगे 2 तरीके काम लिए। जैसे कि ई अगर काम लेते हैं एक्सपोनेंट तो -4 यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स को आपने एक तरह से पूर्णांक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सिर्फ हम देखेंगे 0, 0, 3 और 4 जो हैं ये कन्वर्ट आपने पूर्णांक में ले लिए हमने। अब इन 3 0 के स्थान पर कुछ और भी नंबर हो सकते हैं, जैसा कि ऊपर था। मान लीजिए इन 3 0 के स्थान पर 1, 2, 3 नंबर हो सकते हैं, नंबर्स डिजिट जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं। उस केस में अगर हम देखेंगे तो हमें ये जो 4.3 किया है इसकी बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4 ये लिखना पड़ेगा और उसके बाद में डेसिमल इंडिकेट करना पड़ेगा। तो मूल रूप से जो मूल नंबर जो हमारा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, दशमलव के बाद कुछ संख्याएं हमने दिखाई हैं। यहाँ इस केस में चूंकि वो प्रारंभ में 3 0 0 आ रखे हैं, इसलिए जब हमने कन्वर्जन किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो उन 0 को नहीं लिखा है, उनको 0 को हम लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने कहा 0 के स्थान पर यदि कोई अन्य संख्याएं हो, जैसे कि 0 के स्थान पर अभी मैंने कहा था 1, 2, 3 हो, तो हमें वहाँ लिखना पड़ेगा जो दोनों हमने रूपांतरित जो हमने साइंटिफिक फॉर्म लिखे हैं उसके इसमें 1, 2, 3, 4.36 ये जो चल रहा है इस ढंग से आएगा, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और जो दूसरा अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमारा बेस 10 है, बेस टू द 10 अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमने लिखा 10 की पावर -4। इस प्रकार से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम देखें एक और संख्या हमने दी है कि इसमें जिसमें हमने 0 लिखा नहीं है प्रारंभ में, केवल सीधा डेसिमल से शुरू कर दिया है। एक हम देखें कि करीब 8 डिजिट का एक नंबर हमने लिखा, लेकिन इससे सबसे पहले डेसिमल लिख दिया है। कन्वर्जन फॉर्म में जब हमने लिखा कि पहले जो पूर्णांक है 3 उसके बाद डेसिमल रीडिंग जिसे हम कहते हैं रीडेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 3.56 इस ढंग से लिख दें तो चूँकि हमने जो मूल नंबर है डेसिमल के बाद का एक लेटर जो हमने है वो एक तरह से पूर्ण में दिखाया है, तो हमें उतनी ही पावर का 10⁻⁻5 या एक्सपोनेंशियल के साथ -1 पावर हमें रिफ्लेक्ट करनी होती है। ये एक तरीका रिप्रेजेंटेशन का सेम है। सेकंड जो टाइप हमारी है वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। पहला हमने जो किया था उसके बाद हम दूसरा कर रहे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट किया था पहला, अब हम कैरेक्टर कांस्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि ये जो है आप अक्षर टाइप के जो आते हैं कैरेक्टर्स में, आपके लेटर्स जो आते हैं उनको हम जनरल फॉर्म में या कैरेक्टर बोल रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग फॉर्म में सामने आएंगे। इनको भी 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और बैकलेस कैरेक्टर कांस्टेंट्स। एक वन बाय वन एक बार देखते हैं हम। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट अब देखेंगे, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और आगे एक स्ट्रिंग कांस्टेंट जब आएंगे तो उनमें थोड़ी सी एक चीज़ को ध्यान रखना होता है, वो अब उस समय फिर वापस बात करेंगे। अभी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में लिखा है इन दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट ओनली वन लेटर इज यूज्ड
एंड रिप्रेजेंटेड बाय एंक्लोजिंग इन सिंगल कोट। यहाँ पे वर्ड आया सिंगल कोट। आप देखेंगे जो हम इन्वर्टेड कॉमाज ऊपर लगाते हैं कई बार किसी नंबर्स के किसी सेंटेंस के आगे, तो यहाँ जो है वो हमारा एक तो है केवल एक अक्षर होगा और उसमें इन्वर्टेड कॉमा से हम क्लोज करेंगे, तो वह सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के फॉर्म में डिफिनेशन के अंतर्गत आएगा। इसमें उदाहरण जो हमने दिया है आप देखेंगे कि हमने एक डिजिट लिखा है 8 और उसको इन्वर्टेड कॉमा से हमने क्लोज किया है, कोट की दोनों से हमने लिखा है एक लेटर एम, उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज किया है। एक ही हम देखने कैरेक्टर काम ले रहे हैं, इवन हमने एक साइन काम ले लिया प्लस, और अगर उसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देते हैं तो वो एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की श्रेणी में यह आते हैं। ध्यान रखने की बात यहाँ पे एक और सामने आ रही है, एवरी कैरेक्टर कांस्टेंट हैज सर्टेन आस्क की वैल्यूज़। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की काउंसिल है ये, तो इसके द्वारा एक चार्ट दिया हुआ है हर इस केस में जो आते हैं सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स के लिए। तो उन्होंने अगर जब भी आपका लेटर एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है तो उसका अगर एक लेटर आ रहा है, जैसा कि पहला हमने लिया है प्रिंट एफ, ब्रैकेट में हमने ये लिखा है डबल कोट में %d और उसको वापस डबल कोट से बंद किया है, तो ये जो फॉर्मेट है ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है। इंटीजर को कोई भी संख्याएं होती हैं उनको लिखने के लिए ये फॉर्मेट काम में लिया जाता है। प्रिंट एफ एक फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, इसको हम आगे जब हमारी यूनिट्स आएंगे उस समय इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि चूँकि यहाँ ए को हमने एक कैरेक्टर कांस्टेंट के फॉर्म में यानी एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से ए को हमने रिप्रेजेंट किया है, तो आस्की की टेबल जो है उसमें स्मॉल ए की वैल्यू जो इंडिकेट कर रखी है वो 97 है। इसलिए अगर हम प्रिंट एफ और ये जो हमने पूरा लिया हुआ है इन्वर्टेड स्मॉल ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमा %d और फिर ए कैरेक्टर कांस्टेंट के फॉर्म में जो लिया, तो ए की वैल्यू एक्चुअल में हमें डिस्प्ले पे 97 जो है वो नज़र आएगी, न कि वहाँ पे ए प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि आस्क की वैल्यू जो है वो ए की 97 है। इससे उल्टा अगर हम ले लें, अगर हम कहते हैं कि हमारा जो है प्रिंट एफ जो है हम कहते हैं कि अगर उसको %d की बजाय %c लिखा तो उसमें मतलब c, यहाँ पे कैरेक्टर हम जब कोई संख्या रिप्रेजेंट करनी होती है तो फॉर्मेट c के रूप में काम में लिया जाता है, और इंटीजर जब रिफ्लेक्ट करने होते हैं तो हमने ऊपर d के रूप में काम में लिया। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो आपको बाद में हम और रिपीट करके बताएंगे। तो अगर इस केस में 97 प्रिंट एफ के कमांड में आ रहा है तो 97 को एक्चुअल में यहाँ पे यह हमें डिस्प्ले करेगा लेटर ए, क्योंकि आस्क की वैल्यू 97 के लिए वहाँ पर ए है टेबल में, इसलिए ये बिल्कुल रिवर्स ऊपर की सिचुएशन से यहाँ पे आपके हमारे सामने आएगा। और तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी एक चीज़ हमें हमारे प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें फिर हुई है कि 97 यहाँ पे सिंगल कोट में इन्वर्टेड होना चाहिए। जो हमने लाइन लिखी है प्रिंट एफ %c जो डबल कोट में बाउंड किया है, और 97 हमने बाउंड नहीं किया, वो हमारा इसमें एक एरर रह गया है, उसको आप भी थोड़ा करेक्ट कर लें। ये 97 में सिंगल कोट से ये चीज़ बाउंड होनी चाहिए, यानी कि 97 के पहले एक इन्वर्टेड कॉमा और 97 जब खत्म हो रहा है तो उसके बाद एक इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर हमें लिखना चाहिए था, ताकि ये कैरेक्टर कांस्टेंट की श्रेणी में आ सकता। इसके पश्चात हमारा एक जो टाइप है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। हमने अभी सिंगल लेटर को देखा था और ग्रुप ऑफ लेटर को कहेंगे स्ट्रिंग। एंड दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग वन और मोर लेटर्स इन डबल कोट्स। अभी जस्ट पहले हमने जो बात की है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, उसमें एक सिंगल कोट में सिंगल कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते थे एनक्लोज करके, और यहाँ पर अब हमें डबल कोट से रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि अभी आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, हमने लिखा है एक कैपिटल ए को डबल कोट से। जब हमने डबल कोट से लिखा था ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम सिंगल कोट कर देते ए के बाहर तो वह चला जाता वापस, आपने अभी जो जस्ट पहले देखा था वो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में चला जाता। इसका मतलब कैपिटल ए की जो आस्क की वैल्यू है उस केस में वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती, जबकि इस केस में ए ही रिफ्लेक्ट होगा। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा RED रेड,
तो यहाँ पे रेड ही रिफ्लेक्ट होगा कि स्ट्रिंग टाइप का है। ये नंबर भी दिया है, जैसे 2020 2020 इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, जोधपुर इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट की श्रेणी में आएगा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। डबल कोट से ये डिफाइन हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसी एग्जाम्पल की लास्ट जो हमने एग्जाम्पल में कॉमा करके जो लिखा, अगर आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा, और हमने कुछ भी उसमें नहीं टाइप किया हुआ है, फिर वापस इन्वर्टेड कॉमा, मीन्स एक तरह से कोई ब्लैंक स्पेस है जिसके पहले और बाद में इन्वर्टेड कॉमा हमने कर दिया है, तो यह नल स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। इसकी अंदर अगर हम इसकी प्रिंट एफ करने की कोशिश करेंगे, इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सामान्यतः यह किसी स्ट्रिंग कांस्टेंट की जो है इसमें सेंटेंस में एंड करने के समय काम में लिया जाता है। ये हम आगे उदाहरण के समय आवश्यकता पड़ने पर आपको फिर वापस से इसके रेफर करेंगे। तीसरा जो टाइप आ रहा है हमारा, ये अभी हम जो देख रहे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट, इसके अंतर्गत बैकलैश कैरेक्टर कांस्टेंट। फॉर्मेटेड आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन सी लैंग्वेज। दीज कैरेक्टर्स आर गिवन विद बैकलैश सिंबल, जो हम सिंबल काम में लेते हैं, 2 स्लैश का और बैकलैश का, जो आगे की और ऊपर उसका टॉप लाइन का हिस्सा झुका हुआ हो तो वह स्लैश की श्रेणी में आता है, और टॉप वाला हिस्सा अगर इस इंक्लाइंड लाइन का पीछे की तरफ झुका हो, जैसा कि इस केस में है, तो उसे बैकलैश प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इस सिंबल में, ये सिंबल जो है कंट्रोल स्ट्रिंग के साथ में काम में लेते हुए हम इनको यूज करते हैं। इन दिस 2 कैरेक्टर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब एक तो बैक स्लैश काम आएगा और उसके साथ कोई एक कैरेक्टर और काम में लिया जाएगा एट ए टाइम। ये 2 एक साथ में काम में लिए जाते हैं, और इसका जनरल जो इन्होंने नोटेशन काम ले रखा है कॉलिंग का, इसको जो कॉल कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, इसको जनरली सी लैंग्वेज में काम में लिया जाता है इसका। कुछ उदाहरण हमने इसमें जो आते हैं, जो रिपीटेडली काम आप देखें, स्लैश हमने बैक स्लैश करके ए लेटर लिखा है स्मॉल, तो इसको हम कहते हैं ये रिंग बेल का काम करेगा। सेकंड हम देखें बैक स्लैश के साथ टी लिखा हुआ है, ये टैब कैरेक्टर का काम करेगा। और थर्ड हमने लिखा बैक स्लैश के साथ 0, ये नल कैरेक्टर शून्य का काम करेगा। फोर्थ लिखा है बैक स्लैश के साथ आर, तो ये कैरेज को रिटर्न करने का, एंटर हम जो करते हैं एक तरह से कैरेज रिटर्न का काम करेगा। 2 बार बैक स्लैश काम ले लें तो ये आपने भी कई बार देखा होगा कि जो वेबसाइट के एड्रेस वगैरह होते हैं उस समय ये चीज़ काम में ली जाती है बैक स्लैश। और अगर हम देखें बैक स्लैश के साथ एन लिखा हो स्मॉल, इसका मतलब ये है जो हमारा कमांड है वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, या अगर ये हमने कहीं पे भी इंडिकेट कर दिया तो डबल कोट का हम बैक स्लैश के साथ काम में ले सकते हैं। बैक स्पेस हमें लेना हो तो बैक स्लैश और बी काम में ली जाता है। वर्टिकल टैब अगर काम में लेनी हो तो बैक स्लैश के साथ वी लिख के काम लेना होता है। These backslash characters are used with printf function, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रहा था, ज़्यादातर ये उनके साथ काम में लिए जाते हैं। इसके पश्चात कुछ और चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है इसी सीक्वेंस में, उनको जनरली सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स की श्रेणी में लिया गया है। इसमें हम देखें डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है कि मैनी टाइम्स सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम। दीज कॉन्स्टेंट्स कैन बी यूज्ड एट मैनी प्लेसेस मैनी टाइम्स। किसी भी प्रोग्राम में ये कांस्टेंट कितनी ही बार काम में लिए जा सकते हैं और कई स्थान पर उनका उपयोग हो सकता है। किसी एक ही प्रकार के कांस्टेंट को हम, ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट है उनको, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफाइनिंग दीज टाइप्स ऑफ कांस्टेंट आर टू ओवरकम फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। हमें कुछ जो आती है कि मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम बिकम सिंपल विद द यूज़ ऑफ दीज कांस्टेंट। इस प्रकार के कांस्टेंट जिनको हम अलग अलग रिपीटेडली कहीं में अलग अलग प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं, तो जब भी हम प्रोग्राम का मॉडिफिकेशन करना हमें होता है तो उस केस में इनकी हेल्प से ये मॉडिफिकेशन काफ़ी सरल हो जाता है। सेकेंड एक पॉइंट और लिखा, इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। चूँकि ये कॉन्स्टेंट्स रिपीटेडली कई जगह यूज़ किए जा रहे हैं तो प्रोग्राम को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और इसका फॉर्मेट जो है वो डिफ़ाइन करने का वो निम्न प्रकार से है। हम देख रहे हैं हैश को काम में लिया जाता है, उसके आगे लिखा डिफाइन सिंबॉलिक अंडरस्कोर नेम, सिंबॉलिक नेम हम वहाँ पे लिखें और उसके बाद वैल्यू ऑफ कांस्टेंट लिखें। तो आप देखें एग्जांपल बनाया जैसे ही हमने हैश डिफाइन
फर्स्ट डिवीज़न हम देखते हैं, ज़्यादातर फर्स्ट डिवीज़न की जो परिभाषा है वो 60% से होती है, हम देखते हैं। तो फर्स्ट डिवीज़न अंडरस्कोर मार्क्स, यानी कि अगर हमारा ये हम कहें सिंबॉलिक कांस्टेंट फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स से संबंधित है, तो हमें पता है कि उसकी वैल्यू 60 होती है। तो फर्स्ट डिवीज़न अंडरस्कोर मार्क्स नाम से हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है, इस कांस्टेंट को साथ में, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न के लिए 60 की वैल्यू होती है, इसलिए वैल्यू 60 क्या है। दूसरा एग्जांपल आप ले लें, इसमें आप सेकंड डिवीज़न वर्ड लिख दें, हो सकता है वो 45 वो आप ऑनर्स लिख दें, ऑनर्स इस अंडरस्कोर मार्क्स लिख दें, तो यहाँ पे हो सकता है 75 आ जाए। हम मिनिमम पास मार्क्स लिख सकते हैं इसकी जगह पे, या पास मार्क्स लिख सकते हैं। तो उस केस में फर्स्ट डिवीज़न के स्थान पर हम मान लीजिए PASS लिख दें, पास, और अंडरस्कोर करके मार्क्स लिखें। तो ये डिपेंड करता है किसी स्कीम में अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स 35 है तो यहाँ पे 60 के स्थान पर उस केस में हम 35 का उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा हैश डिफाइन पास, PASS पास हो जाएगा फर्स्ट डिवीज़न के स्थान पर, अंडरस्कोर मार्क्स। और अगर हमारे मार्क्स पासिंग के लिए नियमों के अंतर्गत 35 निर्धारित है तो यहाँ पे 60 के स्थान पर 35 आ जाएगा। अगर 33 निर्धारित है तो उसके स्थान पे 33 आ जाएगा। आप ज़्यादातर हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम देते रहे, थ्योरी पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है आपको पता है, वो 70 उसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे वो भी काम आ सकता है। फर्स्ट डिवीजन के स्थान पर मैक्सिमम मार्क्स लिखा जा सकता है, उस केस में यहाँ पे 60 के स्थान पर 70 आ सकते हैं। आपको मालूम है 70 में से आपको पास होने के लिए 21 मार्क्स मान लीजिए, या 23 मार्क्स जनरली वहाँ पे आपको लाने होते हैं। तो इस केस में पास फर्स्ट डिवीजन के स्थान पर PASS, P आप कैपिटल लेंगे जनरली, और पास अंडरस्कोर मार्क्स, और हमारे केस में 70 में से अगर 23 की आवश्यकता है तो हम 23 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन हम कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हमारा है उनको ध्यान में रखते हुए प्रोग्रामिंग के दौरान जिस प्रकार की आवश्यकता है हम इन कॉन्स्टेंट्स का उनका उपयोग वहाँ पर करेंगे। इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, इसके संबंधित मटेरियल आप चर्चा चाहते हैं, आप कुछ भी क्वेरीज आपकी रहती हैं तो वो डाउट्स रहते हैं वो मेरे नंबर पे भेजिए व्हाट्सएप पे, और मैं आपको उसका समाधान आपको भेजने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।